Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 12th Business Studies, Chapter number 2 Principles of Management. Topic Principles of Scientific Management. आज की जो क्लास है वो हमारी है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की, जिसमें चैप्टर 2 हमारा ऑलरेडी लास्ट 2-3 वीक से चल रहा है और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फूल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. F.W. Taylor was born in 1856 in USA. He became famous as the father of scientific management. His main contribution which made him so popular were: number 1, Taylor published books and research papers explaining his scientific view on industrial organization and management. F.W. टेलर जो कि बॉर्न हुए थे 1856 यूएसए में, उनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से ये काफ़ी फेमस है। इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किए थे पॉपुलर, उसमें से पहला ये है कि उन्होंने बुक पब्लिश की थी, रिसर्च पेपर, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था साइंटिफिक व्यू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। उन्होंने बताया था किस तरीके से साइंटिफिकली एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट क्या है वो वर्क कर सकती है इन अ साइंटिफिक वे। Second, his major contribution was published of shop management, piece rate system and scientific management. उन्होंने 3 तरह के मैनेजमेंट डिस्कस किए थे: शॉप, पीस रेट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। थर्ड, ही emphasized on adoption methods to the problems of management. उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स थी मैनेजमेंट से रिलेटेड उसके लिए कुछ मेथड्स अडॉप्ट करना पड़ेंगे, कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड्स उन्होंने दिए थे जो कि एम्फसाइज करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स में आप इन मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन से वो 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। पहले हम ये जानेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज application of science for each and every element of management. In general language, it means apply scientific tools, methods and train personnel in order to increase the output. यहाँ पे F.W. टेलर कह रहे हैं कि जिस तरह के साइंस में कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पे, हम फॉर्मूलेस के बेसिस पे एक पर्टिकुलर उनका एक मेथड है, अगर लॉ ऑफ मोशन है तो वो हर जगह अप्लाई होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर कह रहे हैं कि इसी तरीके से हमें मैनेजमेंट में भी कुछ साइंटिफिक टूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं, और ट्रेन पर्सनल यानी कि ट्रेन एम्प्लॉयज को अगर हम जॉब देंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होंगे तो हमारा आउटपुट क्या है वो इंक्रीज होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रोल ऑफ थंब। यहाँ पे उन्होंने इंसिस्ट किस पे किया है कि हम रिप्लेस करते रोल ऑफ थंब बाय साइंस। दैट मीन्स decisions in the organization should not be taken on the basis of wills and wishes of manager, but decisions must be based on scientific studies conducted by using scientific tools. यहाँ पे कह रहे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना था कि हमें रोल ऑफ थंब को रिप्लेस करना चाहिए। इसका मतलब ये था कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारी विल्स एंड विशेस के अकॉर्डिंग नहीं लेना है मैनेजर के। ये मैनेजर को ये लग रहा है तो हमने इसलिए डिसीजन लिया, जबकि हमें जो भी डिसीजंस लेने हैं वो हमारी साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस भी होने चाहिए। साइंटिफिक टूल्स को अप्लाई करके हमें डिसीजंस लेने चाहिए। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नंबर 1 क्या है हमारा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. According to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry, not on intuition, experience and hit and miss method. उनका कहना था कि जो भी हम जॉब कर रहे हैं, जो भी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारी साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस में होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए, ना कि मेरा इंट्यूशन किसी पर्सन का था या किसी मैनेजर की एक्सपीरियंस या हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। He says that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb. उन्होंने कहा था कि हमें कुछ काम करने से पहले सोचना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब जो जैसा मन किया वैसे आप नहीं कर सकते। Rule of thumb means dictatorship of manager, whereas scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurement of methods and ways of production. Rule of thumb का मतलब है dictatorship of manager, जबकि whereas
साइंटिफिक डिसीजंस जो थे वो बेस्ड होते हैं हमारे कॉज एंड इफेक्ट में, एंड साइंटिफिक मेजरमेंट जो भी हम मेथड्स का करते हैं वो हमारे प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बेस पे डिसीजन लिया और हम उसको मेजर क्या करेंगे कि कितना सही डिसीजन था, वो बताएगा हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, in rule of thumb, the standard time required to do a particular job is decided by the manager on the basis of his past experience. किसी भी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम जो हम डिसाइड कर रहे थे, जो कि रिक्वायर होता है एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, वो मैनेजर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, Taylor insists that standard time for job should be set up scientifically by performing time study in the organization and then days target should be fixed. टेलर ने इंसिस्ट किया था कि जो भी स्टैंडर्ड टाइम है जॉब का, वो हमारा जो भी सेट होता है वो साइंटिफिकली कितना टाइम लग रहा है टाइम स्टडी के बेसिस पे, और डे टारगेट्स को सेट करने की फिक्स करना चाहिए कि इतने टाइम पे इतना टारगेट आपको अचीव करना है। जबकि रूल ऑफ थंब क्या करता है कि स्टैंडर्ड टाइम जो भी हम फिक्स करते हैं वो मैनेजर के एक्सपीरियंस से करते हैं, पर टेलर ने इंसिस्ट किया था कि जो भी स्टैंडर्ड टाइम है सेट हो रहा है वो साइंटिफिकली जो भी टाइम स्टडी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और डेज टारगेट फिक्स होने चाहिए, कितने दिन में कितना टारगेट आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. According to this principle, those who work together in the organization must work in harmony, that is with mutual give and take and proper understanding. इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको साथ में एज अ वर्क इन हार्मोनी एक साथ मिलके काम करना चाहिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ. Generally, in every organization, there are two groups of people, workers group and management group. Generally, हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के ग्रुप हमें पाए जाते हैं, एक होते हैं वर्कर ग्रुप एंड सेकेंड वन इज मैनेजमेंट ग्रुप. In this principle, Taylor insists that there is a need for both the groups to change their attitude for each other. टेलर कहते हैं कि दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के लिए एटीट्यूड में अपने चेंज लाना चाहिए. He insists on mental revolution, which means complete change of attitude and outlook for each other. टेलर का कहना है कि दोनों ग्रुप्स को साथ में मिलके काम करना चाहिए, एक साथ अपने मेंटल रिवॉल्यूशन यानी कि अपनी सोच में, अपने थॉट्स में, अपनी मेंटल लेवल अपना चेंज करना चाहिए एज पर अपना एटीट्यूड जो भी है एक दूसरे के लिए, वर्कर ग्रुप का मैनेजमेंट ग्रुप का वर्कर ग्रुप के लिए चेंज होना चाहिए. उन्हें एक पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स इज टू अर्न मोर and the objectives of management is to maximize production. Instead of discord for each other's objective, workers can earn more by producing more, which will help in maximizing the production also. वर्कर्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे. तो इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड, हमें लड़ाई करने से बेटर है कि हम ऑब्जेक्टिव जो भी है वर्कर्स के वो ऐसे होने चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें. अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो अर्न भी ज़्यादा करेंगे, और वहीं पे जो मैनेजमेंट का मोटो है, ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो, वो भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने लगेगा. तो मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स. एट द सेम टाइम वर्कर्स मस्ट कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट लेवल. अगर मैनेजमेंट को गेन हो रहा है तो वो उन्हें अपने वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए और वहीं पे वर्कर्स को भी अपना बेस्ट लेवल पे कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. Taylor feels that prosperity of organizations depends upon prosperity of employer as well as employees. Taylor का कहना है कि prosperity organization की तभी हो सकती है जब employer and employee की होगी. Third, cooperation not individualism. This principle is the extension of the harmony not discord. According to this principle, worker must be carried on in cooperation with each other with mutual confidence and understanding for each other. Workers and managers must work in cooperation. ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन है. यहाँ पे बोला क्या है कि हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो वर्कर की जिस भी पोजीशन में ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो वर्कर है चाहे वो मैनेजर है, उन्हें कॉपरेट होके यानी कि आपस में मिलके समझ के एक दूसरे पे विश्वास करके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए. To have cooperation, management should welcome good suggestions of the employees and they should be rewarded for their suggestions. At the same time, workers should not go on strike and make unreasonable demands. यहाँ पे कॉर्पोरेशन में क्या है, कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट में कहा जा रहा है कि हमें एम्प्लॉयज जो हैं हमारे,
उनसे सजेशंस लेने चाहिए और उनके सजेशंस का वेलकम करना चाहिए। और अगर उनके सजेशंस बहुत अच्छे तो कभी कभी उन्हें रिवॉर्ड्स भी देना चाहिए। वी शुड कभी क्या हमेशा जिस भी एम्प्लॉय का आपको सजेशंस उनके सुनो, आप डिस्कस करो उनके साथ, और अगर काफी अच्छे सजेशंस मिल रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड्स दो। वहीं पे वर्कर्स का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्ट्राइक्स पे ना जाए, अनरीजनेबल डिमांड्स ना करे, वो भी कॉर्पोरेट करे मैनेजर्स के साथ। For example, while assigning job to workers, if management asks them about their interests and then work is assigned according to their interests, definitely the workers will perform it more efficiently. अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को वर्क अपॉइंट कर रही हूँ तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि वो जो वर्कर है उस जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं है, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर मैं उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको जॉब असाइन करूंगी, ड्यूटी असाइन करूंगी, तो वो उतना इफिशिएंटली वर्क करेगा। Fourth and last principle, development of workers to their greatest efficiency and prosperity. Industrial efficiency depends upon the efficiency of workers. Industrial की efficiency किस पे डिपेंड होती है? हमारे वर्कर्स पे, क्योंकि एक्चुअल में वर्कर्स ही जो प्रोडक्शन करते हैं उस बेसिस पे ही हमारी इंडस्ट्री ग्रो होती है। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। अगर वर्कर्स की हम टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रेनिंग देते रहेंगे, उनका सिलेक्शन अच्छे करेंगे, अच्छे एम्प्लॉयज हायर करेंगे, तो ऑब्वियसली वो हमारी इंडस्ट्री पे भी इफेक्ट डालेगा। टेलर इंसिस्ट ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दे शुड बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज. This will ensure greatest efficiency and prosperity for both the company and the workers. टेलर इंसिस्ट करते हैं, बोलते हैं कि हमें बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से अपने एम्प्लॉयज को हायर करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उनको टाइम टू टाइम अपडेट कर, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उनकी नॉलेज या हो वो अपडेट होती रहे, जिससे अगर उनकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी सिर्फ वर्कर्स की नहीं, कंपनी और वर्कर्स दोनों की एक साथ ही ग्रो कर सकती है। अगर वर्कर ग्रो करेंगे तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई हो। आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गिव योर फीडबैक कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, कैसे लगा ये टॉपिक पढ़ के, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। एट द लास्ट आई वांट टू से, believe you can and you are halfway there. I repeat myself, believe you can and you are halfway there. Believe in yourself. Thank you and have a nice day.